नमस्कार दोस्तों, मैं संजय आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज से पहले हमने 3 क्लासें और इकोनॉमी की रिकॉर्ड करी हैं, तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप पहले उन्हें देख लें क्योंकि क्लासेस सीक्वेंस में, तो आपको आज की चीज़ें बहुत बढ़िया से समझ में आएँगी अगर आपने पुरानी चीज़ें देखी हों। 3 लेक्चर और हैं, वो आपको वीडियो सेक्शन में मिल जाएँगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। कैशलेस इकोनॉमी मेजर्स, ठीक है? तो भारत ने क्या करा, एक जो टास्क है कैशलेस इकोनॉमी बनने का, इसे काफ़ी बखूबी पूरा किया, ठीक है? इतने बड़े देश में मतलब कैशलेस इकोनॉमी बनाना कोई आसान काम नहीं था और बहुत ही बड़े-बड़े देश, आप जान के आश्चर्यचकित रह जाएँगे कि यूएसए, जर्मनी, ये ऐसे डेवलप्ड कंट्री में भी ये फीट अचीव नहीं किया गया अभी तक। तो काफ़ी मतलब सराहनीय काम भारत ने किया। तो हुआ क्या, 2019 में नंदन नीलकनी कमेटी बनी भारत, सही है? अब ये नंदन नीलकनी जो कमेटी बनी, इसी के साथ-साथ क्या हुआ, बजट ने एक लिमिट, अपर लिमिट तय कर दी। हमने तो पढ़ा था कि जो हमारा लीगल टेंडर है, मतलब जिसमें कैश आता है, ठीक है, प्रिंटेड मनी आता है, नोट्स आते हैं, उसमें अनलिमिटेड मनी आप किसी को दे सकते हो, मतलब आप ट्रांजैक्शन सेटल कर सकते हो। और फाइनेंस एक्ट 2017 को अमेंड करते हुए सरकार ने क्या किया कि उस लिमिट को 2 लाख कर दिया, हमने पहले भी पढ़ा था। तो इसी के साथ साथ सरकार ने क्या किया कि कैशलेस ट्रांजैक्शन को और कैशलेस ट्रांजैक्शन जो टेक्नोलॉजी प्रमोट करती है उनको बढ़ावा देना स्टार्ट किया। तो इसी में था यूपीआई और भीम करके थे ऐप, कई ऐप बने उस समय, एसबीआई बडी, सही है, ऐसे करके जिन्होंने कैशलेस ट्रांजैक्शन को प्रमोट किया। ठीक, अब इसी के साथ साथ देखिए, जब भी कोई चीज नई टेक्नोलॉजी आती है तो उनका उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के तो काम ही नहीं होगा। जैसे आप आज देख रहे हैं कि जियो है, 5G आप 4G आप बहुत अच्छे से चला पा रहे हैं, तो इसके लिए जियो ने बहुत पहले से काम किया, उन्होंने टावर लगाए, उन्होंने कैपेसिटी बिल्डअप करी। तो सेम क्या हुआ कि कैपेसिटी बिल्डअप करने के लिए सरकार की तरफ से कोई सब्सिडी मिले, ठीक है, उसको अचीव करने के लिए आरबीआई ने एक फंड बनाया जिसका नाम था पीआईडीएफ, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ठीक है, पीआईडीएफ क्या है, आरबीआई के द्वारा क्रिएट किया गया फंड है। 250 करोड़ आरबीआई ने दिए, 250 करोड़ बैंक और पेमेंट गेटवे ऑपरेटर से लिए गए, तो टोटल 500 करोड़ का फंड बनाया गया। अब ये फंड का ऑब्जेक्टिव क्या है? ये फंड का ऑब्जेक्टिव ये है कि जो हमारे स्मॉल टाउन्स है, विलेज है, या फिर मेन फोकस नॉर्थ ईस्ट में, वहां वो पॉइंट ऑफ सेल, जो आपने देखा होगा ना, आप जैसे शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो जिस मशीन में आप कार्ड स्वाइप करते हैं वो पॉइंट ऑफ सेल है। अक्सर आपने देखा होगा रिलायंस फ्रेश या मॉल में क्या होता है, वो यूपीआई भी उसी मशीन में दिखाता है, बोला ये वाला यूपीआई करो, तो ये वहां जो वो क्यूआर कोड जनरेट होता है वो पीओएस मशीन, पॉइंट ऑफ सेल मशीन। अब ये पॉइंट ऑफ सेल को इंस्टॉल करने के लिए ना खर्चा आता है 1200 से 2500 के बीच में, डिपेंड करता है उसकी कैपेसिटी और भी कई चीजों में। तो ये जो 2500 का खर्चा है, जब ये आता है तो इसको मर्चेंट लगाने से क्या करते हैं, आनाकानी करते हैं। तो वो क्या मतलब आरबीआई क्या चाहता है कि हम उनको सपोर्ट करें, जब वो लगाए तो हम उनको सब्सिडी प्रोवाइड करें ताकि उनको सस्ते में पड़े। तो आरबीआई ने ये पूरा प्रोजेक्ट, ये पूरी स्कीम लॉन्च करी और ये 3 साल के लिए लॉन्च करी 2021 में, अभी एक्सपायर होने वाली थी। तो अभी करंट में क्या किया आरबीआई ने, इसे फिर बढ़ा दिया 2025 तक। तो ये जो पूरा फंड है ये इसलिए डेवलप किया गया है ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेबिलिटीज हैं पीओएस मशीन की वो बढ़ाई जा सके, सही। अच्छा, एक और इसमें एडिशन है। देखिए, 2 योजनाओं का आपने नाम सुना होगा, एक तो है पीएम विश्वकर्मा और दूसरी योजना है पीएम स्वनिधि। पीएम स्वनिधि, तो पीएम विश्वकर्मा में तो क्या करती है सरकार, लोन प्रोवाइड करती है आर्टिशियंस को, जैसे कारपेंटर हो गए, आपके ब्लैक स्मिथ हो गए, ऐसे लोग को ना 18 उसमें लोग हैं, 18 कैटेगरी के आपके आर्टिशियंस हैं। पीएम स्वनिधि में पूरा फोकस स्ट्रीट वेंडर पे, ठीक। तो इन दोनों स्कीम के जो बेनिफिशियरी होते हैं ना, उन्हें भी पीआईडीएफ फंड सपोर्ट करता है ताकि वो पीओएस मशीन इंस्टॉल कर सकें। ये सब क्या है, डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ाने का एक आरबीआई का तरीका, ठीक। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं यूपीआई पे। देखिए, यूपीआई तो हमने बहुत डिटेल में पहले ही पढ़ लिया, पर यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ग्लोबल मनी ट्रांसफर की, यूपीआई को इंटरनेशनल ले जाने की बात कर रहे हैं, ठीक। तो अब क्या होता था, पहले यूपीआई, जैसे भारत में कोई फॉरेन टूरिस्ट आएगा, अब वो तो यूपीआई का यूज ही नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि यूपीआई के लिए चाहिए बैंक अकाउंट, बिना बैंक अकाउंट के कहाँ वो होगा। अब फॉरेन टूरिस्ट भारत में बैंक अकाउंट खोले,
पहले तो इसी के लिए बहुत रिस्ट्रिक्शन था, सही है। तो अब वो यूपीआई का यूज नहीं कर पाता था, तो अब उन्होंने क्या किया कि ये फैसिलिटी फॉरेन टूरिस्ट के लिए भी अलाउ करी, सही है। अब जो फॉरेन से लोग आते हैं उनमें कौन कौन होते हैं, देखिए एक तो फॉरेन टूरिस्ट होते हैं, एक तो वो कैटेगरी हो गई। दूसरा भारत के एनआरआई आते हैं, अब उनका यहाँ भारत में अकाउंट नहीं है, उनका तो चलो खुल जाता है, लेकिन वो अकाउंट भी इतना आसानी से नहीं खुलता, उसके लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। तो आरबीआई ने क्या किया, थोड़े से रेगुलेशन ढीले करे, हल्के करे, और उन्होंने क्या किया कि जो एनआरई है, एनआरओ अकाउंट है, ये आसानी से खुल पाए। और साथ ही साथ एक और अकाउंट जो यहाँ लिखा है एफसीएनआर, एफसीएनआर ये क्या होता है, ये फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट होता है, नाम से ही पता लग रहा है, देखो फॉरेन करेंसी, सही है, तो वो विदेशी होगा, वो तो फॉरेन करेंसी ही लाएगा। नॉन रेजिडेंट यानी भारत में ना रहने वाला, तो इस अकाउंट को बड़ी आसानी से खोला जा सकता है, और इससे क्या होता है, यूपीआई की फैसिलिटी आप ले सकते हैं। तो कौन कौन से देश में, सही है, कौन कौन से देश में अभी यूपीआई पहुंच गया है, ये तो हमने इंडिया के अंदर की बात करी। अब हम बात करेंगे कि भारत क्या कर रहा है, एनपीसीआई क्या कर रहा है, आरबीआई क्या कर रहा है, ये फॉरेन कंट्रीज में जाकर, सही है। अब आपने देखा होगा कि जगह जगह भारतीय बचे वो बसे हुए हैं, हमारे लोग जगह जगह, अब उनको वहां से यहाँ पैसा भेजना पड़ता है, तो बड़ा ट्रांजेक्शन कॉस्ट आता है। तो सबसे सिंपल क्या है, वो एक यूपीआई का ऐप डाउनलोड करें, स्कैन करें, सही, या अपने मोबाइल नंबर में अपने मदर फादर के मोबाइल नंबर पे यहाँ भारत में पैसा भेज दें, कितना आसान ट्रांजेक्शन हो जाएगा। पर एक प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है, उनका जो अकाउंट होगा ना, जैसे एक यूएई का एग्जांपल ले लो, तो यूएई में जो उनका अकाउंट होगा वो तो यूएई के बैंक में होगा, इंडिया के बैंक में तो होगा नहीं। अब यूएई के बैंक के लिए तो एनपीसीआई ने परमिशन ही नहीं दी यूपीआई के लिए, देख रहे हो आप फ्लॉ, देख रहे हो। तो क्या करना पड़ेगा, एनपीसीआई को एक पैक्ट साइन करना पड़ेगा यूएई में किसी संस्था के पास, जो वहां का डिजिटल पेमेंट वो देखती है। तो होगा क्या, वो वहां स्कैन करेगा, फोन नंबर है वो मम्मी का या क्यूआर कोड है, उसमें पैसे भेजेगा, वो पैसे जाएंगे पहले यूएई के सेंट्रल बैंक में, और यूएई के सेंट्रल बैंक से इंडिया आ जाएंगे, दैट इज द थिंग। तो भारत ने क्या करा, बहुत सारे देशों के साथ पैक्ट साइन किया, जैसे आप देख पा रहे होंगे मैप में, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। पहला देश है, देखिए नीचे से, सिंगापुर। अब सिंगापुर में जो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है वो पे नाउ है, तो अब उसके साथ वो उन्होंने कर दिया। फिर भूटान तो अपना ही है, देखिए वहां सारी फैसिलिटी अपन ने ही डेवलप करी है, तो वहां भीम यूपीआई है। फिर आ गया नेपाल, नेपाल में देखिए ये हमने वो स्टार्ट किया क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए। ओमान, यूएई, यूएई के बारे में तो अभी हम थोड़ा डिटेल में करेंगे। ये इंडिया केवल मिडिल ईस्ट तक ही नहीं पहुंचा है, हम यूरोपियन कंट्रीज तक भी पहुंच गए, फ्रांस, यूके, यहाँ तक हमारा यूपीआई मतलब पहुंच गया, तो ग्लोबल हो चुका है यूपीआई। अभी भी बहुत सारे देश रहते हैं, मैं तो कह रहा हूँ पूरे अफ्रीका में आप ये फैक्ट साइन कर लो, जहाँ जहाँ इंडियन ज़्यादा है, जैसे यूएसए, सही, यूरोपियन बहुत सारे कंट्री, अपना मिडिल ईस्ट, तो पूरा ही कवर कर लो, ताकि बहुत ही ज़्यादा क्या हो, बहुत ही ज़्यादा लोग के पास ये एक्सेस हो। और देखिए एक चीज़ और समझिए, नई नई ऐप से, एडवांस ऐप्स से आदमी, कोई कंट्री, कोई व्यक्ति हेजी मनी क्रिएट करता है। हेजी मनी मतलब जैसे आप आज कार्ड सिस्टम यूज करते हैं, वीजा और मास्टर कार्ड, सही है, तो वो किसका है, वो यूएसए का। ऑटोमेटिकली क्या होता है, आपके देश की रीच जाती है, जब टेक्नोलॉजी मेरे पास पहुंचती है तो आई रिस्पेक्ट दैट कंट्री, ठीक है। जैसे हम ताइवान की रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं क्योंकि चिप सर्किट उनका है, जैसे हम यूएसए की रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं कि वो बहुत टेक्नोलॉजिकली बढ़िया वो देश है। तो इंडिया को अपनी सॉफ्ट पावर बढ़ाने के लिए यूपीआई का पैक्ट जो है सबसे साइन करना चाहिए, रुपए को ग्लोबल करना चाहिए, ताकि ये टेक्नोलॉजी सस्ते में देशों को प्रोवाइड हो और वो इंडिया का नाम जान सके, दैट इज द थिंग। तो सॉफ्ट पावर को बढ़ाने में भी काफी यूजफुल रहता है। अब इंडिया यूएई के पैक्ट के बारे में समझ लेते हैं। अच्छा, 2024 में एक अपडेट है इसी में, 2024 में हमने और देशों के साथ ये पैक्ट साइन किया है, जैसे श्रीलंका के साथ साइन कर लिया है, तो अभी यहाँ आपको श्रीलंका नहीं दिख रहा था, ये श्रीलंका हो गया। इधर मालदीव्स के साथ भी हमने ये पैक्ट साइन किया है। मॉरिशियस नाम का एक कंट्री है, उस वहाँ भी ये सुविधा वो उपलब्ध हो गई। तो जैसे जैसे साल बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये अपडेट आता जाएगा। तो इंडिया बहुत ही एग्रेसिवली इसको पुश कर रहा है। अब इंडिया यूएई का समझ लेते हैं, क्योंकि यूएई देखिए इंडिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर है, सही है। फर्स्ट नंबर जो हमारा है वो यूएसए और चाइना के बीच चलता है, तो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन ये गई। थर्ड नंबर में जो हमारा ट्रेडिंग पार्टनर रहता है वो यूएई रहता है। भारत के बहुत ही बढ़िया संबंध है यूएई के साथ, तो आप ही समझिए, ठीक है। तो इंडिया ने क्या करा, यूएई के साथ एक पैक्ट साइन किया, तो इस पूरे पैक्ट को कहते हैं इंडिया यूएई एलसीएसएस। एलसीएसएस क्या, लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम, राइट।
तो लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम मतलब अब तक कैसे होता है, जैसे अगर आपको मुझे, जैसे मैं मिडिल ईस्ट के कंट्री में, तो वहां तो कोई करेंसी चल रही है, मान लीजिए दिरहम चल रहा है या रियाल चल रहा है, तो मेरे पास तो जो पैसे होंगे वो रियाल में होंगे। अब मुझे इंडियन रुपी भेजना, भारत में जो पैसा आएगा वो तो रुपये में आएगा जी, तो मैं क्या करूंगा, मैं रियाल को पहले कन्वर्ट मुझे करना पड़ेगा डॉलर में, सही है, तो एक बार वो डॉलर में कन्वर्ट हुआ, तो अब जब भी कन्वर्जन होता है तो कन्वर्जन के कुछ चार्ज होते हैं, सही है, कन्वर्जन के कुछ चार्ज होते हैं, तो पहला कन्वर्जन हो, अब वो डॉलर उसने इंडिया भेजा, फिर वो इंडिया में फिर कन्वर्ट होगा, तो घर वालों को जो पैसा पहुंचा वो 2 बार चार्ज कट के पहुंचा। देख रहे हैं प्रॉब्लम। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करी जा सकती है, अब ये तो प्रॉब्लम है केवल हमारे पैसे आने की। अब ट्रेडर इंपोर्टर का सोचो आप, वो तो बल्क में क्वांटिटी मंगा रहा है, अब तेल मंगा रहे हैं, बल्क में मंगा रहे हैं, वहां कितना खर्चा आता हो, वहां तो ये छोटी सी कॉस्ट जो 0.50 वो परसेंट की है वो ज्यादा हो जाती है, 1% का कभी कभी कन्वर्जन कॉस्ट आ जाता है, तो आप सोचो 1 लाख करोड़ में कितना वो 1% कितना भारी पड़ेगा। तो ये कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए उन्होंने क्या करा कि एलसीएसएस लाए। एलसीएसएस मतलब क्या कि सेंट्रल बैंक और यूएई और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई, इन दोनों ने मिलकर ये बोला ऐसा करते हैं, पूरा मामला हम लोग डॉलर को बीच में लाए हुए सेटल कर देते हैं। सेटल कैसे होगा, आपके और हमारे बीच में। अब जब भी सेटल होगा तो रेट कैसे डिसाइड होगा, रेट ये दोनों बैंक मिल के डिसाइड करेंगे, वो भी डेली बेसिस। तो डेली बेसिस में वो रेट पहले डिसाइड कर लेंगे कि भैया तुमको रियाल से रुपया में कन्वर्ट करना है तो 91 रुपए मान लो पड़ेगा, तो 91 रुपए तुम यहाँ भेज दे, काम खत्म। रोज ये डिसाइड होगा। तो इसमें क्या होगा, डिपेंडेंसी ऑन डॉलर खत्म हो जाएगी। डिपेंडेंसी और डॉलर खत्म होगी तो कन्वर्जन रेट कम पड़ जाएगा। फायदा किसको होगा, इंडियन इंपोर्टर्स को। अब मान लीजिए क्या होगा, जैसे अंबानी है, अब उनकी यहाँ जामनगर में बड़ी फैक्ट्री है, उन्हें यूएई से तेल मंगाना है, तो पेमेंट किस में जाएगा, रुपी में। अब वो रुपी उनके पास आ जाएंगे, अब यूएई को भी तो कुछ भारत से खरीदना पड़ेगा, तभी तो रुपी का यूज होगा। तो यूएई भारत से क्या खरीद लेगा, स्पाइसेस खरीद लेगा, बासमती चावल खरीद लेगा, टेक्नोलॉजी खरीद लेगा, आईटी कंपनी को पेमेंट कर देगा। तो इस तरीके से क्या होगा, डॉलर की आवश्यकता ही नहीं। तो एक डी डॉलराइजेशन को भी ये प्रमोट करता है, दैट इज द थिंग, ठीक है। अब आ जाते हैं इसको, ठीक है, ये पैक्ट के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। इंडिया और यूएई ने एक इंट्रोड्यूस किया एलसीएसएस सिस्टम, जिसमें आईएनआर और यूएई की करेंसी दिरहम है, वो उसका क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन हो पाए। अब देखिए यहाँ एक चीज ध्यान दीजिए, एक तो यूपीआई है, जाना पहचाना लग रहा है यूपीआई इस पूरे उसमें, और एक है आईपीपी। अब ये आईपीपी क्या है, आईपीपी है वहां का पेमेंट प्लेटफॉर्म, उसे कहते हैं इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म। इन दोनों का मर्जर किया गया, इन दोनों के सिस्टम का मर्जर किया गया ताकि ट्रांजेक्शन जो है बहुत स्मूथ हो सके, दैट इज। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक चीज समझ लीजिए कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, हम ये इतनी डिटेल में इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि आप जब इकोनॉमी या करंट अफेयर पढ़ रहे होते हैं तो आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे अब आज वो हमने पढ़ लिया, अब चाहे फ्रांस में साइन हो चाहे सिंगापुर में साइन हो, आपको पूरा प्रोसेस पता है कि यार ऐसा हुआ होगा क्योंकि वहां का एक पेमेंट सिस्टम होगा, यहाँ का एक वो पेमेंट सिस्टम है, दोनों मर्ज हुए, काम खत्म। अब आपको सिंगापुर का ही पता, आपको नेपाल का ही पता है, आपको फ्रांस का ही पता, आपको यूके का ही पता, दैट इज द थिंग। तो देखिए अब अगली चीज है स्विफ्ट मैसेज। स्विफ्ट मैसेज क्या होता है ये पहले समझ लीजिए। स्विफ्ट मैसेज ऐसे होता है जैसे मुझे विदेश पैसा भेजना है या विदेश से कोई पैसा आना है, ये जनरली कब हो रहा होता है, एक तो रेमिटेंस में, दूसरा कब हो रहा होता है, दूसरा जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट चल रहे होते हैं। तो स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम क्या है ये थोड़ा डिटेल में समझ लीजिए। अब होता क्या है, स्विफ्ट जो है वो एक पूरा मैसेजिंग सिस्टम है। मैसेजिंग सिस्टम मतलब जैसे समझिए एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज गई, तो यहाँ से व्यक्ति ने बोला यार मैंने ट्रक भेज दी, उसको मैसेज भेज दिया जिसके वहां ट्रक पहुंचने हैं। अब वो ट्रैक करता हुआ चल रहा है, यार ट्रक आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, आ गया, तो उसने वहां से मैसेज भेज दिया, हाँ मेरे को रिसीव हो गया, दैट इज द थिंग। इसी को कहते हैं मैसेजिंग सिस्टम। अब क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए यूएस में, सही, उसने वहां से पैसे भेजे, कहाँ, कोई उसकी मदर मान लीजिए इंडिया में, सही, तो इंडिया में तो उसको पैसे भेजे, होगा क्या, उसका अकाउंट है जेपी मॉर्गन में, समझ लीजिए। अब जेपी मॉर्गन में तो डॉलर में, तो उसने वहां से एक स्विफ्ट का ट्रांजैक्शन इनिशिएट किया। तो जैसे ही ट्रांजैक्शन इनिशिएट हुआ ये मैसेज आया भारत के बैंक में। अब भारत के बैंक से मिला रेसिपिएंट को, तो एक स्विफ्ट का मैसेज आ गया, ये मैसेज आया। ये पूरा स्विफ्ट सिस्टम है, सही है। इसे आप अगर डिटेल में भी ना समझे तो कोई दिक्कत नहीं, आप खाली यहां समझिए ये स्विफ्ट का इंटरनल सिस्टम। अब होता कैसे है, जैसे जेपी मॉर्गन ने कोई स्विफ्ट का मैसेज किया, सही है, कि भैया हमारे वहां से ट्रांजैक्शन इनिशिएट हो गया, मेरे वहां से ट्रक निकल गया। अब वो जाएगा किधर भाई, जेपी मॉर्गन की अगर कोई बीच में
जेपी मॉर्गन की कोई ब्रांच भारत में है तो ठीक है। जनरली ऐसा नहीं होता, जनरली ऐसा नहीं होता। तो क्या होता है, जेपी मॉर्गन भारत में किसी बैंक से तो बातचीत करता होगा ना, किसी बैंक से तो उसका रिलेशन होगा। तो मान लो उसका रिलेशन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, तो वो क्या करेगा, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बोलेगा। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक ब्रांच यूएस में भी होगी, उनका आपस में ट्रांजेक्शन चलता होगा। वो क्या बोलेगा कि यार ये देखो ऐसा है, यहाँ से स्विफ्ट आया है, ये $250 है, ये तुम लोग ट्रांजेक्ट करो, सही, इसको कन्वर्ट करो रुपये में और इसको पेमेंट कर दो। तो एसबीआई बोलेगा मेरे पास कहाँ से पैसे आएंगे, तो बोले जितना पैसा तुम्हारा होगा वो हम देंगे तुम्हें। दैट इज द थिंग। तो समझे आप, बीच में एक करस्पॉन्डेंट बैंक चाहिए, वही लिखा है। देखिए ध्यान से समझिए, ये तो सेंडर का करस्पॉन्डेंट बैंक है, सही है, और ये रेसिपिएंट का। जनरली क्या होता है, जनरली ऐसा होता है कि जेपी मॉर्गन मान लो एसबीआई से नहीं जुड़ा, मान लो थोड़ी देर के लिए, तो जेपी मॉर्गन मान लो बैंक ऑफ अमेरिका मैरिल लिंच से जुड़ा हुआ है, बैंक ऑफ अमेरिका से जुड़ा हुआ है। बैंक ऑफ वो अमेरिका भारत में मान लो पीएनबी से जुड़ा हुआ है। तो वो क्या करेगा, अभी सीधा तो जेपी मॉर्गन और एसबीआई का कोई सीधा पैक्ट है नहीं, मान लो थोड़ी देर के लिए मान लो, तो क्या होगा, जेपी मॉर्गन बैंक ऑफ अमेरिका मैरिल लिंच को पैसे भेजेगा, बैंक ऑफ अमेरिका मैरिल लिंच पीएनबी को भेजेगा, पीएनबी एसबीआई को भेजेगा। एक्चुअली पैसे का ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा, एक्चुअली क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। जेपी मॉर्गन बीओए को पैसे भेज देगा, काम खत्म। बीओए अपना, उनका तो रोज का व्यापार चलता ही है पीएनबी से, वो सेटल कर लेंगे मामला, पीएनबी एसबीआई से सेटल कर लेगा और मैसेज कंप्लीट हो जाए। ऐसा रहता है। कभी कभी बीच में सेंट्रल बैंक भी अपनी भूमिका निभा देते हैं कि कभी जैसे मान लो कोई लेना देना ना हो तो फिर सेंट्रल बैंक की मदद ली जाती है, ठीक है, ये भी एक तरीका होता है। तो बीच में दो बैंक, एक बैंक, ऐसा रहता है, ठीक है। जितना ज्यादा बढ़िया कनेक्शन होगा उतना फास्ट स्विफ्ट आएगा। जैसे इंडिया से यूएसए भेजना बहुत ही आसान, बहुत ही आसान, क्योंकि इंडिया में, इंडिया का जो एसबीआई है उनकी ब्रांच यूएसए में, आप सीधा एसबीआई से उधर यूएसए पैसे भेज सकते हो बिना किसी बैंक। ये भी होता है, क्योंकि वो इंडिया से क्या करेगा, सीधा बेचेगा अपनी न्यूयॉर्क की ब्रांच में, न्यूयॉर्क की ब्रांच में उधर से सीधा जेपी मॉर्गन के अकाउंट में पैसा आ जाएगा, या जेपी मॉर्गन से सीधा इंडिया में पैसा आ जाएगा। तो दैट इज द थिंग, इसीलिए फॉरेन में ब्रांच खोली जाती है, एक तो फॉरेन बिजनेस के लिए, दूसरा इसके लिए। अब जैसे कुछ देश है जहाँ अपनी ब्रांच ही नहीं है, सपोज जैसे मान लो चाइना में तो है अपनी ब्रांच, मान लो कोई ऐसा वो देश है मंगोलिया टाइप, वहाँ नहीं है अपनी ब्रांच, तो वहाँ फिर सेंट्रल बैंक के थ्रू जाएगा पैसा। तो ये स्विफ्ट है, सही है। तो स्विफ्ट का मतलब मैसेजिंग। अब इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, इसकी फुल फॉर्म है। एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इसे मैनेज करती है, ठीक है, वो कोऑपरेटिव और वो ऑर्गेनाइजेशन है। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है, सामूहिक वो ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसका जो मालिक होता है वो कोऑपरेटिव होता है। जैसे अमूल है, कोई एक ओनर नहीं है, ये अडानी अंबानी की तरह नहीं है कि भाई कोई एक ओनर हो, इसमें क्या होता है एक से ज्यादा ओनर है। तो ये एक वो है चीज है, सही। तो ये एक चीज होगी। अब समझने की कोशिश करते हैं कि एसएफएमएस क्या है, सही है। अब भारत में भी एक ऐसा ही सिस्टम, जैसे आप क्या करते हो, नेफ्ट आरटीजीएस कर रहे हो, सही है, तो आप नेफ्ट आरटीजीएस कर रहे हो भारत में, तो नेफ्ट आरटीजीएस में क्या हो रहा है कि जो हमारा, अब आपको मैसेज आता है ना कि अरे इतने का नेफ्ट आपको जो है, इतने का नेफ्ट आपको वो रिसीव हुआ है, इतने का आरटीजीएस आपको रिसीव हुआ है, अरे मैसेज आता है, बाकायदा ईमेल भी आता है बैंक की तरफ से। तो वो जो मैसेज और ईमेल आते हैं बैंक की तरफ से, वो कहाँ से आते हैं, वो कौन से सिस्टम से आते हैं, वो सिस्टम होता है एसएफएमएस। एसएफएमएस कैसे होता है, देखो समझो, जब भी मेरे खाते में नेफ्ट आरटीजीएस आना है तो एक ईमेल या मैसेज पक्का है, आप देख लेना आपके अकाउंट में ईमेल या मैसेज पक्का होता है, सही है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि एक मैसेजिंग सिस्टम, एक मैसेजिंग सिस्टम नेफ्ट जनरेट हुआ, जैसे सैलरी आती है लोगों की, तो आपने सैलरी में देखा होगा क्यों नेफ्ट आरटीजीएस आ रहा है, वो क्यों आ रहा है, क्योंकि भाई मैसेज हो रहा है, दैट इज द थिंग। तो भारत के अंदर इंटरनल में जो मैसेज चल रहा है वो है एसएफएमएस, सही है, एसएफएम वो एमएस। अब इसकी फुल फॉर्म देख लो, स्ट्रक्चरल फाइनेंशियल मैसेज सिस्टम। अब वो वाला जो अभी हमने स्विफ्ट पढ़ा वो तो ला हुपले से चल रहा है, सही है, बेल्जियम से चल रहा है, वो तो इंटरनेशनल है। भारत में क्या है, सारे बैंक एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ये जो पूरा सिस्टम है ये आरबीआई के थ्रू चलता है। अब आरबीआई का एक रिसर्च आर्म है, उस रिसर्च आर्म का वो नाम हमने पहले भी पढ़ा है, आईडीआरबीटी। उसका वो नाम क्या, आईडीआरबीटी, हमने पहले भी पढ़ा था जब हम नेफ्ट आरटीजीएस पढ़ रहे थे तब, सही है। एक मिनट, अब देखिए ये जो पूरा सिस्टम है ये टीसीएस ने बनाया, सही, ये टीसीएस के द्वारा बनाया गया। तो ये जो सिस्टम है ये मैसेजिंग ऐप
के लिए काम में आता है। तो समझ लेते हैं ये कैसे करता है। अब देखिए नेफ्ट का तो जो सेटलमेंट है वो 30 मिनट का होता है, ये हमने अभी पहले ही पढ़ा है। आरटीजीएस का रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है, मतलब तुरंत सेटलमेंट, यहाँ से बटन दबा पैसे गए, जितना सिस्टम में टाइम लगा सीधा उसके अकाउंट में। तो अब क्या होता है, जैसे सेंडर ने पैसे भेजे, अब भारतीय स्टेट बैंक के थ्रू एक्सिस बैंक को भेजे, तो क्या लगेगा, नेफ्ट लगेगा। तो उसने 10 लाख का नेफ्ट किया, एक्सिस से 8 लाख का नेफ्ट आया, सही है, वही मैंने आपको बताया था नेट सेटलमेंट होता है। तो क्या होगा, ये जो इसी दिन क्या होगा, जो बेनिफिशियरी है, बेनिफिशियरी को मैसेज चला जाए, ठीक, कब जाएगा, जब उसके अकाउंट में पैसा आ जाए। तो अकाउंट में पैसा आएगा तो उसको कुछ ऐसा मैसेज आएगा, अकाउंट में इतने का नेफ्ट इससे आया है। तो वो जो मैसेज जा रहा है वो SFMS सिस्टम से आता है। तो दो चीजें अभी तक हमने समझ ली, एक तो क्या है नेफ्ट आरटीजीएस, दूसरा है SFMS और तीसरा है स्विफ्ट। तो तीन चीजें हमने, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन है जो यूपीएससी में आया था 2017 में, ये क्वेश्चन हमें देखना है अभी, ठीक है। ये क्वेश्चन में क्या है, देखिए समझिए, क्वेश्चन में ये लिखा है कि एनपीसीआई, मतलब आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो एक्चुअली इसमें ऐसा था कि आंसर में बोथ करेक्ट है कि एक ही करेक्ट है, तो मैंने वो लिखा नहीं, मैंने कहा हम सीधे क्वेश्चन कर लेंगे। तो आप पॉज करिए और इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, आप जरूर वो कर लेंगे। मैं सीधा आंसर बताता हूँ। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट, एनपीसीआई हेल्प इन प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री। यस, कर ही रहा है भाई, यूपीआई की टेक्नोलॉजी बनाई है तो उससे फाइनेंशियल इंक्लूजन ही तो हो रहा है, सही। दूसरा, एनपीसीआई हैज लॉन्च रुपे क्रेडिट कार्ड सिस्टम। यस, अभी हमने पिछली क्लासों में देखा है कि उन्होंने करा, तो इसका आंसर क्या है, बोथ करें, सिंपल क्वेश्चन, सही। फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे आगे आने वाली क्लासों में, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे की चीज, डिजिटल पेमेंट रेगुलेटरी बॉडी। अब ये भारत में क्या होता है, जैसे पूरा बैंकिंग सिस्टम है, उसकी रेगुलेटरी बॉडी कौन है, आरबीआई है। तो डिजिटल पेमेंट में क्या होता है, डिजिटल पेमेंट में भी रेगुलेटरी बॉडी की आवश्यकता पड़ती है। तो वो कौन कौन सी रेगुलेटरी बॉडी है भारत में, उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ठीक। तो सबसे पहली बॉडी है डिजिटल ट्रांजैक्शन ओम्बड्समैन। इसकी स्थापना 2019 में करी गई थी। तो आरबीआई ने क्या करा, अपना एक एक ऑफिसर 21 शहरों में बैठा दिया। उन्होंने कहा कि जहां भी डिजिटल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कोई इशू होगा तो तुम सॉल्व करो, सही। तो ऐसा उन्होंने बताया। अब अगर क्या होता है, कभी डिजिटल ट्रांजैक्शन में जो इशू होता है वो 20 लाख रुपए से कम का हो, सही, तो लोग डीटीओ के पास जाते हैं। अभी डीटीओ के पास क्या, वो मैक्सिमम कितनी पेनल्टी इशू करने की कैपेबिलिटी है, 1 लाख। वो 1 लाख तक मतलब पेनल्टी लगा सकता है। और अक्सर वो क्या कर रहा होता है, बैंक को हिदायत दे रहा होता है कि भाई तुम जल्दी से इसका काम करो, इसको वो इशू ना करो, तो मिनिमम वो करते हैं। पर अगर मान लो कस्टमर को बहुत ही परेशान कर दे बैंक, मेंटल एगोनी के लिए वो 1 लाख तक का चार्ज कर सकता है। अब इसमें दो इशू आते हैं, कभी कभी तो क्या होता है अमाउंट ही 20 लाख से ज्यादा है, तो फिर क्या होगा, फिर कोर्ट में जाना पड़ेगा। दूसरा एक और इशू आता है कि नहीं मैं इतना परेशान हूं, वो बैंक ने मुझे करा कि मुझे 1 लाख में संतुष्टि नहीं हो रही, मैं चाहता हूं कि उसका चार्ज और बढ़े, तो ये चार्ज और बढ़ सकता है। पर इसमें क्या होगा, आरबीआई के डिप्यूटी गवर्नर को आपको अपील करनी पड़ेगी, और अगर डिप्यूटी गवर्नर वाजिब समझता है तो 1 लाख से ऊपर की पेनल्टी बैंक पे लगा सकता है। दैट इज द थिंग। अभी तक हमने क्या चीज समझी, हमने ये समझी कि अगर 20 लाख से कम का अमाउंट होगा तो हो जाएगा डीटीयू के पास। डीटीयू की फुल फॉर्म डिजिटल ट्रांजैक्शन ओम्बड्समैन। 20 लाख से ज्यादा होगा तो उठ जाएगा, सिंपल सी बात। आगे बढ़ते हैं। आरबीआई ने एक और, सही है, इसका भी लेना देना अभी किससे, रेगुलेटरी बॉडी से। तो आरबीआई ने एक बीपीएसएस बनाया, बीपीएसएस के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए, इसके पीछे थोड़ा बैकग्राउंड है। 1998 में क्या हुआ ना, बैंकिंग रिफॉर्म हुए, एक्चुअली इससे पहले भी हुए थे। तो वो एक नरसिम्हन करके गवर्नर थे, उन्होंने पहले बैंक रिफॉर्म की, पहली जब उनकी कमेटी बनी, फिर दोबारा उन्हीं की कमेटी बनी। अच्छा, काफी ब्रिलियंट, मतलब आप ऐसा कह सकते हैं भारतीय बैंकिंग सिस्टम के भीष्म पितामह अगर हम किसी को कहें तो वो नरसिम्हन साहब है। नरसिम्हन साहब की दो कमेटियों में रिवॉल्यूशनरी भारत में चेंज हुए बैंकिंग सिस्टम में। तो हमने नरसिम्हन 1 वो कमेटी की बात करी। अब नरसिम्हन 2 1998 में पड़ी, वो बनी। उन्होंने क्या कहा कि आप क्या करो, पूरा रेगुलेटरी रिफॉर्म करो। रेगुलेटरी रिफॉर्म मतलब आरबीआई जो रेगुलेटरी है और भी कई रेगुलेटरी, इनको रिफॉर्म करो, इनमें सिस्टम में एफिशिएंसी लाओ। इसी के तहत क्या हुआ, सन 2007 में एक एक्ट पास हुआ। उस एक्ट का नाम था पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, सही। एक 1881 का हमने निगोशिएटिंग इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ा था, सही है, हाँ वो वाला एक्ट। उसमें क्या होता था, पेमेंट जो चेक से होते थे, वो जितने भी मतलब चेक, डिमांड ड्राफ्ट, ये सब उसके अंदर रेगुलेट थे। अब 2007 के बाद क्या हुआ,
ऑनलाइन सिस्टम आने लगा। तो इसको रेगुलेट करने के लिए आरबीआई ने एक नया बॉडी मतलब एक नया बोर्ड बना दिया। अब वो बोर्ड बना किसकी एक्ट से, किस एक्ट से? वो बना पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट से। तो पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट आया, उसमें आरबीआई ने बीपीएसएस बनाया। अब बीपीएसएस की फुल फॉर्म देख लीजिए आप क्या, बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट सिस्टम। देखिए बीपीएसएस, बोर्ड फॉर पेमेंट एंड बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, ये इसकी फुल फॉर्म। अब क्या है जी, देखिए जितने भी पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर हैं, जहां भी आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, जो भी उस प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है, उससे बीपीएसएस से परमिशन लेनी ही पड़ेगी, वहां रजिस्टर करना ही पड़ेगा। दैट इज द अल्टीमेट थिंग, चाहे वो बैंक हो चाहे वो नॉन बैंक हो, दोनों चीज। ठीक, तो ये बीपीएसएस की वो है। ठीक, और हर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का जो रेगुलेटर है, मतलब चाहे वो पीपीआई हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो नॉन बैंक हो, चाहे वो गूगल पे हो, चाहे वो कोई भी हो, उन सबका रेगुलेटर आरबीआई। ठीक, तो अभी तक इनके रेगुलेटर पे डिसाइड नहीं हुआ था, पर पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट के थ्रू आरबीआई उनको भी रेगुलेट कर रहा होता। दैट इज दैट। सही है, आरबीआई की ताकत बढ़े। अब बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की थोड़ी डिटेल। क्रिप्टो करेंसी जो है वो आजकल बड़ा पॉपुलर चल रहा है। सही है, काफी पॉपुलर है। बिटकॉइन के भाव जिस रेट से बढ़ रहे तो ये तो और ज्यादा पॉपुलर हो गया है। तो डिजिटल करेंसी के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। डिजिटल करेंसी क्या है? ये अल्टरनेट फॉर्म है पेमेंट का। सही है, तो इसमें जो होता है इंक्रिप्शन, एल्गोरिथम, बड़ी कॉम्प्लेक्स सी चीज है। ठीक है, फिर वो माइनिंग करते हैं वो लोग, तो माइनिंग से निकाल रहे होते हैं। तो माइनिंग मतलब ऐसा नहीं कि कोई मतलब लोहा, सही है, हथियार लेके या फिर कोई मतलब इक्विपमेंट लेके उन्होंने जमीन खोदनी स्टार्ट कर दी। वो कंप्यूटर की माइनिंग होती है, बड़े बड़े ग्राफिक प्रोसेसर लगे होते हैं, उनसे माइनिंग करी जाती है, फिर वहां से क्रिप्टो करेंसी निकलती है। दैट इज इट। तो ये डिजिटल करेंसी है। अब ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन पूरी टेक्नोलॉजी है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है? वो डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल लेजर है। बहुत ही आम भाषा में अगर हम समझे तो क्या है वो, देखो समझो। जैसे क्या होता है, हमारा स्टेटमेंट आता है बैंक में, स्टेटमेंट आता है, तो अब क्या होता है, हमने कोई ट्रांजेक्शन करा। अब मान लो किसी ने उस सिस्टम को हैक कर लिया बैंक, तो वो ट्रांजेक्शन को चेंज कर सकता है ना। तो सर्वर हैक करते ही उसके बाद पूरा डेटा आ जाएगा, तो वो उसको चेंज भी कर सकता है। इसीलिए आपने देखा होगा बैंकों की वेबसाइट हैक वो करके हैकर्स उनसे रैंसम मांग रहे होते। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्या है कि डिजिटल लेजर, और ये डिसेंट्रलाइज्ड लेजर है। ऐसा नहीं एक सर्वर कहीं मतलब बैंक के किसी खुफिया जगह में रखा हुआ है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जगह जगह सर्वर, छोटे छोटे सर्वर। अब आपने मान लो एक सर्वर हैक भी कर लिया, तो भी आप क्या कर लोगे? क्योंकि डिजिटल लेजर है, तुमने एक सर्वर हैक कर लिया, तुम उसके लिए रैंसम मांग रहे हो, तो बैंक बोलेगा भाई तू ही रख ले सर्वर को, कोई जरूरत नहीं है, हमारा डेटा कहीं और से आ जाएगा, क्योंकि डेटा डिसेंट्रलाइज है। इससे क्या होता है, ट्रांसपेरेंट आती है सिस्टम में, रेजिस्टेंस आती है टेम्परिंग की, कोई टेम्परिंग नहीं कर सकता, क्योंकि एक डेटा मल्टीपल जगह से वेरीफाई हो रहा है। अब 5 सर्वर लगे अलग अलग जगह, वो 5 से वेरीफाई हो रहा है, जब तक 5 से वेरीफाई नहीं होगा ही। तो दैट इज द थिंग। थोड़ा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का स्कोप समझ लेते हैं, कहाँ कहाँ हो सकता है। देखिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं? क्रिप्टो करेंसी में कर सकते हैं, ठीक है, फिर ट्रांजेक्शन में कर सकते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने में कर सकते हैं, ट्रस्ट में कर सकते हैं, नेटवर्किंग में कर सकते हैं। तो मल्टीपल इसका यूज है। फ्यूचर जो है वो ब्लॉकचेन, फ्यूचर एक्चुअली क्रिप्टो करेंसी है। भारत जैसे देश ना, थोड़ा सा हमारे क्या है, ये एशियन कंट्रीज खासकर, हम तो फिर भी ठीक है, चाइना वाइना ने तो ब्लॉक ही कर दिया, बोला नहीं ये सब बंद करो। अब क्या होता है, देखिए थोड़ा सा समझिए, जो करेंसी है ना, वो सोवेनिटी का एक तरीका, मतलब कैसे? अब मैं आपको समझाता हूं भाई। भारत की सरकार पूरा मॉनेटरी सिस्टम होल्ड कर रही है, कैसे? क्योंकि करेंसी को लाने और वापस लेने की ताकत किसके पास है? भारत सरकार के पास। इसीलिए तो अभी डिमोनेटाइजेशन में उन्हें पूरी करेंसी ले ली। अब आप अगर उसे ही डिसेंट्रलाइज कर दोगे तो पूरा इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसका जो होल्ड है इकोनॉमी में, वो हाथ से चला जाएगा। भाई सरकार का होल्ड ही तो वही है। जैसे कैसा है कि भारत में कितनी गाड़ियां चल रही, आज सरकार चाहे तो सारी गाड़ियां बंद कर दे, कैसे? तेल ही ना वो खरीदे बाहर से, लो। तो तेल पे कंट्रोल किसने पकड़ लिया? भारत सरकार। तो अगर तेल पे कंट्रोल है तो गाड़ी पे कंट्रोल है, अगर करेंसी पे कंट्रोल है तो इकोनॉमी पे कंट्रोल है। अब अगर आप उसको डिसेंट्रलाइज बना दोगे तो कहीं करेंसी है तो भारत सरकार का उस पर क्या कंट्रोल? बिटकॉइन तो ऑल ओवर वर्ल्ड चल रहा है, इसीलिए
जो एशियन कंट्रीज हैं वो बिल्कुल सख्त खिलाफ है। अच्छा, भारत जैसे देश में क्या है, इंडिया थोड़ा सा देखिए बिल्कुल मिडिल में चलता है, वेस्ट की तरफ और थोड़ा सा ईस्ट की तरफ। तो इंडिया ने क्या करा, इसमें थोड़ा सा समझ लीजिए हुआ क्या। हुआ ऐसा कि 2009 के आसपास, 2007 में आया सब प्राइम क्राइसिस। ठीक है, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। 2007 में आया सब प्राइम क्राइसिस यूएसए में। तो सब प्राइम क्राइसिस में क्या हुआ, डॉलर की वैल्यू गिर गई। अब जब डॉलर की वैल्यू गिरी तो क्या हो गया, कई लोग उससे हताश हुए। तो कुछ जो लोग हैं उन्होंने क्या करा, मतलब जिन्हें एनार्किस्ट कहते हैं, जिनका सिस्टम में बिल्कुल विश्वास नहीं होता, उनमें से एक व्यक्ति था संतोषी नाकामोटो। नाम थोड़ा अजीब है क्योंकि उसने बताया नहीं अपना नाम। सही, उसने बिटकॉइन इंट्रोड्यूस कर दिया। अब बिटकॉइन क्या है, बिटकॉइन काफी लिमिटेड संख्या में। अभी बिटकॉइन बड़ा चला दुनिया में, क्यों चला, क्योंकि एक तो क्या है, सारे एनार्किस्ट ग्रुप ने इसको फॉलो किया, प्लस इसका बड़ा यूज किया जा सकता है इलीगल एक्टिविटीज में, इधर से उधर पैसे भेजने में, इसीलिए बड़ा पॉपुलर हो गया बिटकॉइन। ठीक है, तो बिटकॉइन काफी पॉपुलर हो गया। फिर और करेंसी आई जैसे इथेरियम, डिजी कॉइन, अभी आया था डोजे कॉइन, सही है, लक्ष्मी कॉइन, ये सब आए, ये सब क्रिप्टो करेंसी। और जो सबसे फेमस करेंसी और सबसे लार्जेस्ट करेंसी है वो क्या है, बिटकॉइन। तो ये ऐसे स्टार्ट हुआ। अब क्या हुआ समझिए, भारत में कुछ ऐसा हुआ कि भारत में आरबीआई ने, जब ये थोड़ा सा भारत में एक्सचेंज खुल गए, तो आरबीआई ने क्या करा, बैंकों पे बैन लगा दिया। अब आरबीआई उन एक्सचेंज को तो बंद नहीं कर सकता क्योंकि सीधा रेगुलेटरी पावर नहीं। आरबीआई ने बोला बैंक आप कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं करेंगे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के साथ। अब अगर मैं मेरा बैंक ही कोई ट्रांजेक्शन नहीं करेगा तो मैं पैसे कैसे डालूंगा बिटकॉइन खरीदने के लिए, क्योंकि बिटकॉइन खरीदने के लिए एट द एंड ऑफ द डे लगता तो रुपया है। तो मेरे बैंक से जब रुपया ही वहां डेबिट नहीं होगा और उस एक्सचेंज में जाएगा नहीं, तो मैं बिटकॉइन कैसे खरीदूंगा, पहला इशू। समझ रहा, ये फर्स्ट इशू है। तो अब क्या हुआ, इसको लेकर के लोग पहुंच गए कोर्ट में। अब कोर्ट में क्या हुआ, एक आर्टिकल होता है, जिनको पता नहीं है उनके लिए बता रहा हूं, एक आर्टिकल होता है 19(1)(g। अब 19(1)(g) इसमें क्या होता है, इसमें राइट टू प्रोफेशन, भाई आपको प्रोफेशन का अधिकार है। सही है, अब ये कोई इलीगल काम तो हो नहीं रहा था, इससे किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा था, और ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, और यूएसए, सही है, सिंगापुर, ऐसे बहुत बड़े बड़े देशों में क्या है, ये वैलिड है। तो क्या हुआ, अब कई देशों की तो बिटकॉइन लीगल करेंसी है, कई देशों के, एल सेल्वाडोर, अभी आगे पढ़ेंगे। तो वहां क्या हुआ, अब ये उन्होंने आर्ग्यूमेंट बनाया, उन्होंने कहा यार ये भारत वाले तो अनोखे ही बैन कर दे रहे हैं क्योंकि पूरी दुनिया में तो चल रहा है और इसमें कुछ इलीगल भी नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, आरबीआई से बोला आप इसको सुपरवाइज करो, बैन मत करो क्योंकि यही फ्यूचर, ऐसा उन्होंने कहा। अब तो बैन हट गया। सबसे इंटेलिजेंट इस पूरे मामले में रही भारत सरकार। भारत सरकार ने क्या काम किया, भारत सरकार ने 2022 के बजट में कहा 30% हम प्रॉफिट पर टैक्स लगा। अगर आपका बिटकॉइन की करेंसी खरीदते हुए 30% प्रॉफिट हो गया तो सरकार को मतलब टैक्स जाएगा। जैसे मान लो आपने 100 रुपए का बिटकॉइन खरीदा और वो 200 हो गया सपोज, तो आपको 70 ही रुपए प्रॉफिट में मिलेंगे क्योंकि 30 रुपए किसको जाएंगे, सरकार। और 1 रुपया टीडीएस है, टीडीएस मतलब टैक्स डिडक्टेड एसो। जिस दिन आपने बिटकॉइन खरीदने के लिए एक्सचेंज में पैसा डाला, आपने 1 लाख रुपए डाला, आएगा कितना, 99,000, क्योंकि 1,000 डेबिट होकर सरकार को टीडीएस चला जाएगा। दैट इज द थिंग, ये पहली चीज होगी। तो सरकार ने मोटा मोटी 30% का टैक्स अपना इससे कर लिया। अच्छा, अब लगता तो हमें बड़ा इनोवेटिव फिगर है, पर हो क्या रहा है इससे, इससे भी एक हार्मफुल चीज हो रही है। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं देश के, वो अमीर लोग हैं, वो भारत से बाहर जा रहे हैं। क्यों बाहर जा रहे हैं, क्योंकि दुबई जैसी कंट्री में, सही है, दुबई जैसी प्लेस में, यूएई जैसे कंट्री में, या मिडिल ईस्ट के बहुत कंट्री, वहां बिटकॉइन बिल्कुल लीगल है और उस पर टैक्स भी बहुत कम लगता है। तो अब क्या हो रहा है, देखिए बिटकॉइन फ्यूचर है, सही, बिटकॉइन से बहुत सारे काम आसानी से होते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, अपना बिजनेस बाहर शिफ्ट कर रहे हैं यूएई। बिकॉज क्यों, क्योंकि कई बार तो उनको पेमेंट बिटकॉइन से मिल रही होती है, अब इंडिया में तो 30% टैक्स है पहले। तो ये इशू है, तो इससे ये नुकसान हो रहा है। इसीलिए आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि कई लोग शिफ्ट कर चुके हैं बाहर। उसका रीजन ही यही, ड्यू टू दिस प्रॉब्लम। सही है, आप ये तो सरकारों का अपना अपना वो रवैया, हम किसी भी सरकार को गलत या सही नहीं कर सकते, क्योंकि चाइना ने तो पूरा ही बैन कर दिया। सोचो आप, इससे मतलब ये सरकार अपने वहां जैसे देखे वैसे करती है। जैसे पोर्चुगल है, उधर पूरा अलाउड है, उधर कोई टैक्स नहीं। दैट इज द, आप कैसे भी उसको डील कर सकते हो, जो भी गवर्नमेंट ऑफ द डे होती है वो डिसाइड करती है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया। अब थोड़ा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में समझ लेते हैं क्योंकि फ्यूचर तो यही है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, ये डिसेंट्रलाइज लेजर है। देखिए ये काम कैसे करता है, थोड़ा सा समझ लेना है, ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाना।
अगर किसी ने ट्रांजेक्शन का रिक्वेस्ट करा तो वो ट्रांजेक्शन कई सर्वर से वेरीफाई होता है, एक बार वैलिडेशन हो जाए उसके बाद ट्रांजेक्शन का अप्रूवल हो जाता है और ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाता है और ट्रांजेक्शन तुरंत लेजर पे अपडेट हो जाता है। तो पूरा डेटा आपके पास वो रहता है, कोई कुछ करने की आवश्यकता नहीं, पूरा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी संभाल रही। कई भारत के प्राइवेट बैंक जैसे आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, इन्होंने अपने बैक ऑफिस में अब ये पूरा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, तो इनका जो लेजर सिस्टम है वो ऑटोमेटिक अपडेट हो रहा होता है इसकी वजह से। तो ये हो गया। एक चीज और समझ लीजिए, बड़ी छोटी सी चीज है, वो होती है आगे आएगी, देखिए हॉट वॉलेट और कोल्ड वॉलेट। अब ये क्या होता है हॉट वॉलेट और कोल्ड वॉलेट? अगर आपने बिटकॉइन की करेंसी में थोड़ा बहुत भी काम किया है तो आपको ये पहले से ही पता होगा। हॉट वॉलेट और कोल्ड वॉलेट क्या होता है, देखिए समझिए। बिटकॉइन को स्टोर करने के दो तरीके हैं। एक तो क्या, मैंने जैसे डेल्टा एक्सचेंज में खरीदा या कॉइनेक्स एक्सचेंज में खरीदा तो एक्सचेंज में ही बिटकॉइन रख दी, क्योंकि एक्सचेंज में एक वॉलेट है, वहां है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, हैक हो जाता है, पूरा एक्सचेंज ही हैक हो गया, अब वो मेरा बिटकॉइन चला गया। तो इसका एक दूसरा तरीका भी है जो स्मार्ट तरीका है, जो बड़े लोग यही तरीका अपनाते हैं, वो कोल्ड वॉलेट में रखते हैं। अब ये क्या है, बिटकॉइन क्या है, की जैसी, चाबी जैसी, उसको आपने पेन ड्राइव में रखा, सही, और वो पेन ड्राइव निकाल ली बाहर। अब देखो क्या इसका इंटरनेट से कनेक्शन है कोई, तो आंसर है नो, क्योंकि पेन ड्राइव तो बाहर है। अच्छा, अगर मुझे सेल नहीं करना है तो उसका इंटरनेट से कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये जो पेन ड्राइव है ये तो अब पूरी तरीके से सुरक्षित है, क्योंकि कोई से हैक ही नहीं कर सकता, उसके लिए पता तो होना चाहिए कि यहाँ पे है वो। तो ये ऐसा कुछ है कि ऐसी जगह जो हिडन। अब कोल्ड वॉलेट का एक फायदा तो हुआ, सिक्योरिटी बहुत ज्यादा होती है, पर एक प्रॉब्लम भी। क्या प्रॉब्लम है, मान लो ये खो गया, मान लो पेन ड्राइव खराब हो गई, तो वो अब मैं रिट्रीव नहीं कर सकता अपने बिटकॉइन, गए वो, परमानेंटली गए। पर हॉट वॉलेट में क्या होता है, जो ईज है, सही है, जो ईज है ना, एक तो हैकिंग की प्रॉब्लम है पर आसानी बहुत है। मान लो हैक नहीं हुआ तो क्या है, मैं आसानी से बेच सकता हूं, खरीद सकता हूं। ये कुछ ऐसा है जैसे शेयर डिमेटेरियलाइज फॉर्म में होते हैं, तो शेयर जैसे डिमेटेरियलाइज फॉर्म में होते हैं ना। अब सीडीएसएल ही हैक कर लिया किसी ने तो भाई फिर हो जाएगा मामला। लेकिन अगर आपने किसी शेयर का सर्टिफिकेट है आपके पास तो कोई हैक ही नहीं कर सकता। तो दैट इज द थिंग, ठीक समझा। तो वही हॉट वॉलेट और कोल्ड वॉलेट। अब पढ़ लेते हैं थोड़ा। हॉट वॉलेट इंटरनेट से कनेक्टेड होंगे ही भाई, एक्सचेंज अगर इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होगा तो सेल कैसे करोगे। इंस्टेंटेनियस फंड ट्रांसफर हो जाता है, ग्रेटर ईज रहती है, पर वनरेबल वो रहते हैं किसके लिए, हैकिंग के लिए, तो ये इशू है। मोबाइल वॉलेट, वेब वॉलेट, डेस्कटॉप वॉलेट, ये सब रहते हैं। अब आता है कोल्ड वॉलेट। कोल्ड वॉलेट क्या रहता है, ऑफलाइन वॉलेट, तो स्मॉल हार्डवेयर डिवाइस, मैंने अभी बताया पूरा की चेन आता है, 50 से $250 का मिल जाता है, उसमें लोग स्टोर करके रखते हैं, या पेपर में कर लो, सही है। या फिर मोर सिक्योर है ये, लेकिन पेमेंट में क्या होता है, कम्बरसम होता है, मुसीबत होती है, दोबारा से फिर उसको डालो, दोबारा से उसे एक्सचेंज में लाओ, तो बड़ी प्रॉब्लम तो है दोनों तरफ, कुछ फायदे कुछ नुकसान। अब क्रिप्टो करेंसी के बारे में इकोनॉमिक सर्वे क्या कहता है, तो इकोनॉमिक सर्वे एक्चुअली भारत सरकार की सोच बता रहा है, फ्यूचर यहाँ को है। तो आप ये देखो, वो क्या बोलते हैं कि क्रिप्टो करेंसी इस 2023 के सर्वे में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने कहा था, हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में क्या आएगा, ये क्रिप्टो करेंसी आर प्राइमरली हेल्ड बाय बिग प्लेयर्स, उनको कहते हैं शार्क। तो वो क्या कहना चाह रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी जो है, अब वो स्टार्टिंग में कुछ लोगों ने माइन कर दिया, तो उनके पास बहुत बल्क मात्रा में, तो वो जब चाहे भाव गिरा देते हैं, जब चाहे भाव बढ़ा देते हैं, तो पूरा गेम उन्हीं के पास है, ठीक है। तो ये पहली चीज उन्होंने कही, ठीक है। सीईओ, देखिए ये सही है या गलत है ये हम नहीं कह रहे हैं, जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कह रहे हैं हम वो समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो व्यू है उनका, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरा उन्होंने कहा कि जो प्रॉब्लम्स है ना इससे रिलेटेड वो बहुत ज्यादा है। प्रॉब्लम्स क्या है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बहुत हाई हो, तो आप कहोगे वो कैसे, भाई माइनिंग करेंगे तो इतने सारे प्रोसेसर लगाएंगे। अब जैसे एक बार क्या हुआ, ईरान जैसे कंट्री में इतने लोग माइनिंग करने लगे, क्योंकि वहां तो बिल्कुल आप समझ रहे हैं, जैसे ही बैन हुआ करेंसी का, उनका पूरा सिस्टम स्विफ्ट से उनका बैन हो गया, उनका बैन हुआ, अभी रशिया का बैन हो गया। तो अब क्या हो रहा है, वहां इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ही नहीं हो रहे। अब जब इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन नहीं होंगे तो देश में अनएम्प्लॉयमेंट आएगा। तो उन्होंने क्या सोचा, चलो ग्राफिक कार्ड लगा के हम लोग बिटकॉइन माइनिंग ही करते हैं। अब बिटकॉइन माइनिंग करने लगे तो देश के जो पावर सिस्टम है, जो ट्रांसमिशन सिस्टम है, उस पर लोड बढ़ गया, तो जगह जगह ट्रांसफार्मर फूक गए, ये एक इशू आया। तो हाई इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन लगता है, क्योंकि इतने बड़े बड़े ग्राफिक कार्ड प्रोसेसर को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी तो बहुत ज्यादा लगेगी। दूसरा क्या होता है, इसका यूज टैक्स इवेजन में होता है, सही है। तीसरा इसका यूज जो है हमारा इलीगल कामों में होता है, सही है। तो ये एक बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं जो प्रॉब्लम्स सीए ने अपने इकोनॉमिक सर्वे में कही। तो उन्होंने क्या बोला कि बेनिफिट भी है कुछ, पर जो नुकसान है वो क्या कर रहे हैं, बेनिफिट को आउटकम कर दे रहे हैं, तो नुकसान ज्यादा है। ये सरकार की सोच है। अब क्या हुआ, जैसे
जापान हो गया, ईयू होगा, ये रेगुलेशन लाने लगे। रेगुलेशन मतलब ये ऐसा कहने लग गए कि यार हम रेगुलेट करते हैं करेंसी को, हम क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करते हैं। और बाकी कुछ देशों ने तो बैन ही कर दिया, अभी मैंने बताया। तो भारत भी क्या कर रहा है, भारत में भी रेगुलेशन आ धीरे धीरे, ठीक है। तो अब उन्होंने बोला कि एक कोऑर्डिनेटेड इंटरनेशनल एफर्ट की आवश्यकता है। मतलब एक इंडिपेंडेंट कंट्री रेगुलेशन साइलो में नहीं रख सकता। जैसे आपने इंडिया में रेगुलेशन बना ली, तो आदमी क्या करेगा, बाहर शिफ्ट हो जाएगा, इंडिया से बाहर पैसे भेज देगा, उसमें क्या, ठीक है। तो अगर पूरी दुनिया में रेगुलेशन होगा तो क्या होगा, तो काफी आसान होगा ट्रैक करना। जैसे ब्लैक मनी इवेजन को हम लोग क्या करते हैं, ट्रैक कर लेते हैं। चलिए, अब क्रिप्टो करेंसी एज अ लीगल टेंडर, तो कई देशों में ये लीगल है। अब लीगल टेंडर की डेफिनेशन याद करिए जो हमने पहले पढ़ी। लीगल टेंडर क्या होता है, वो फिएट मनी होना चाहिए। दूसरा दूसरा वो उसमें सारे क्लेम लीगली सेटल होने चाहिए। अब क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन तो लीगल फिएट मनी नहीं है, तो यही एक्सेप्शन था कि बिटकॉइन भी कई देशों ने क्या करा है, वो लीगल टेंडर मान ली। पर देखिए ध्यान से समझिए, ये कोई बड़े देश नहीं है, छोटे छोटे देश है। तो ये इतनी यहाँ यहाँ ये कितने बड़े होंगे, गोवा के बराबर, गोवा भी इनसे बड़ा ही होगा। तो जैसे एक कंट्री है, सही है, एल सेल्वाडोर। एल सेल्वाडोर में क्या हुआ, यूएस, अभी यूएस डॉलर वहां का एक लीगल टेंडर है, ठीक है। दूसरा बिटकॉइन, एल सेल्वाडोर की अपनी कोई करेंसी नहीं, छोटा सा देश है, उनको करेंसी की क्या आवश्यकता, इतना खर्चा पानी क्यों लेना। एक तो यूएस डॉलर अपने यहाँ चलेगा, दूसरा बिटकॉइन चल जाएगा। तो 2021 में एक कंट्री है मार्शल आइलैंड, ये लोग पहले थे जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी लाई। यहाँ बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी नहीं है, इन्होंने अपनी एक क्रिप्टो करेंसी बना दी। उस क्रिप्टो करेंसी का नाम रखा एसओबी। एक्चुअली क्या है, मार्शल आइलैंड पे यूएसए का कंट्रोल है, वहां मिलिट्री बेस है यूएसए। तो इनको लगा यार सोवेरेनिटी के लिए कुछ करा जाए, तो इन्होंने एक सिंबल बना दिया, करेंसी ले आए सोवेरेनिटी, सही। तो सोविरन है इनकी करेंसी का नाम, उसका शॉर्ट फॉर्म है एसओबी, सही। वेनेजुला ने भी दो चीजें निकाली, एक तो पेट्रो करेंसी, सही, पेट्रो करेंसी जो उनका पेट्रोल से रिलेटेड है। दूसरा बोलीविया। तो पेट्रो जो क्रिप्टो करेंसी है, वो क्रिप्टो करेंसी, वो ब्लॉकचेन, वो टेक्नोलॉजी में चलती है। तो छोटे छोटे देशों ने क्या करा, क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर बना दिया, सही है। तो वर्ल्ड का रेगुलेशन भी देख लेते हैं हम लोग। देखो, क्रिप्टो करेंसी के लिए दो ग्लोबल रेगुलेशन अभी काफी चर्चा में है। तो पहला ग्लोबल रेगुलेशन जो है वो है माइका का, सही है, माइका, MIC। तो माइका जो हमारा वो है, वो ईयू के द्वारा बनाया गया। ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन ने क्या करा, एक माइका रेगुलेशन, अभी वो लोग इस पर काम कर रहे हैं, सही है। तो ये इसका फुल फॉर्म क्या है, मार्केट्स इन क्रिप्टो एसेट्स, सही। तो मार्केट्स इन क्रिप्टो एसेट, ये इसका फुल फॉर्म। अब OECD क्या है, अमीर देशों का ग्रुप है, सही है, अमीर देशों का ग्रुप है। इन्होंने क्या करा, अब इसकी फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो ये इनकी फुल फॉर्म है। अब ये भी काम कर रहे हैं, तो सारे अमीर देश मिलकर अगर एक नियम बना ले तो बाकी लोग तो उसको मान ही लेंगे, सही है। अब देखिए किन किन देशों में क्रिप्टो करेंसी रेगुलेट है, किस पे बैन है। तो आप देख पा रहे होंगे कि जैसे यूएसए है, यहाँ क्या है, रेगुलेटेड है, सही है। नीचे अर्जेंटीना, यहाँ रेगुलेटेड है। इंडिया में रेगुलेटेड है, ऑस्ट्रेलिया में रेगुलेटेड है, रशिया में रेगुलेटेड है। चाइना ने बाकायदा बैन नहीं कर दिया। भारत के आसपास देखिए आप, नेपाल ने बैन कर दिया है, बांग्लादेश ने बैन कर दिया, यहाँ बैन है ये करेंसी। मतलब आप क्या, बिटकॉइन होगा तो आपको जेल। ये भारत में क्या, बिटकॉइन होगा कोई दिक्कत नहीं, इधर तो सब एक्सचेंज में ट्रेड कर रहे हैं, उसमें क्या, सही है। तो ये ध्यान रखिए। अब दो सवाल रहते हैं हमारे पास, तो दो सवाल हम लोग, और इसमें ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ना, ये ऐसा इंफॉर्मेशन ट्रीट करिए। एक इंफॉर्मेशन मिल गई, काम खत्म, पेपर में क्वेश्चन आया टिक कर दिए। रेगुलेशन आ गए, MICA इज रिलेटेड टू व्हाट, तो आपको सीधा पता होना चाहिए, इट्स अ रेगुलेशन, ग्लोबल रेगुलेशन अगेंस्ट क्रिप्टो करेंसी बाय EU। CARF वो फ्रेमवर्क है, रिलेटेड टू OECD, रिलेटेड टू क्रिप्टो करेंसी, जस्ट लाइक दैट, नथिंग टू। एक मिनट दीजिए। अब ये क्वेश्चन है, ये CDS में आया था 2017 में। तो CDS का क्या क्वेश्चन कहता है, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बिटकॉइन। देखिए कितने कैसे सवाल आते हैं, बहुत ही नॉमिनल से सवाल, बेसिक जानकारी। इट इज अ डिसेंट्रलाइज वर्चुअल करेंसी, यस। डिसेंट्रलाइज कैसे, डिसेंट्रलाइज का मतलब वो करेंसी ऐसी है जिसे कोई सेंट्रल बैंक नहीं निकालता, तो उसको डिसेंट्रलाइज कहते हैं। डिसेंट्रलाइज वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जगह यूज होता है, पॉलिटी में, इकोनॉमी में। डिसेंट्रलाइज मतलब एक जगह से जो ना निकलती, जैसे रुपी है, इज रुपी सेंट्रलाइज करेंसी, यस, बिकॉज यू कैन, रुपी कैन बी इशूड फ्रॉम RBI ओनली, दैट इज द थिंग, सही। नया पैसे की बात करो। दूसरा, इट इज जनरेटेड थ्रू कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर सिस्टम, यस, अभी तो पढ़ा था, एल्गोरिथम होती है, कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम, सही है। जैसे डेटा माइनिंग के तहत सॉल्व कर रहे होते हैं, तो ये हो गया,
तीसरा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज इट एज अ लीगल टेंडर। नो, भारत में तो लीगल टेंडर क्या है, केवल रुपी। आंसर क्या होगा, 1 और 2। तो चलिए आज का सेशन आज ही समाप्त करते हैं, थोड़ा बड़ा हो गया पर इसमें आपको काफी जानकारी मिली होगी। ये सारी जानकारियां आपको न्यूज़पेपर पढ़ने में, आगे जितने भी बिटकॉइन से रिलेटेड इवेंट होंगे उनको सही से समझने में हेल्प करेंगे। थैंक यू वेरी मच।